देश भर के अंदर 50 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ओर से गठबंधन को लेकर दिया गया है बड़ा बयान। दोस्तों ऐसा क्या कहा है उन्होंने बताएंगे आपको। राहुल गांधी से भी की गई है मुलाकात, दोनों नेताओं की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर हो रही है ट्रेंड। दोस्तों इसी के साथ में मुख्यमंत्री बनते ही उमर अब्दुल्ला की ओर से कई सारे आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताएंगे पुलिस अधिकारी को क्या कुछ कहा गया, इसी के साथ में कौन कौन से ताबड़तोड़ निर्णय लिए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में गठबंधन बनाए रखने के लिए बीजेपी के नेता अमित शाह भी अपने सहयोगी के सामने कमजोर और बेबस बनते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बताएंगे कौन सा ऐसा बयान दिया है जिससे अमित शाह की बेबसी दिखाई दे रही है। और बिहार के अंदर महागठबंधन एक और चुनाव की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी की ओर से भी कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। दोस्तों बताएंगे उपचुनाव को लेकर किस तरीके का बिहार में मुकाबला चल रहा है, एक एक करके चलेंगे पर्पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उपचुनाव के 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन का दबदबा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 में से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव से पहली बार मीडिया ने बातचीत की है। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उस दौरान अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे। दोस्तों दरअसल जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से शपथ लिया गया है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के लगभग सारे बड़े नेता मौजूद थे। ऐसे में अखिलेश यादव की मौजूदगी भी देखी गई है। दोस्तों आज तक से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सारे सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव मिलकर जीतेगा। इसके बाद वो कहते हैं कि हरियाणा के चुनाव से हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है। महाराष्ट्र और झारखंड में अगर हम हरियाणा से सबक लेकर चुनाव लड़ेंगे तो हमको बड़ी जीत मिलेगा, यानी इंडिया गठबंधन आसानी से एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का इशारा समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में मिलने वाली सीटों की ओर था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात पर निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर देती है। दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद अब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी की ओर से एक बयान आया है। अबू आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से चर्चा किए बिना उम्मीदवारों की लिस्ट जारी ना किया जाए। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लोगों को नसीहत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकल जाएगी। अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता समाजवादी पार्टी का उनके गठबंधन में अपमान ना करे ये टिप्पणी की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी भी अलायंस में आना चाहती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 2-3 सीटें आराम से जीत लेती है, लेकिन 12 सीटों की उनकी दावेदारी पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन कितना एग्री करेगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के अंदर पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी और सबसे बड़े गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने आपस में मुलाकात की है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर यह तस्वीर सामने आई है। दोस्तों दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मजबूती का परिचय दिया जा रहा है और एक क्लियर मैसेज भेज दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे लोगों के कि आने वाले उपचुनाव के अंदर भी यही दो उत्तर प्रदेश के सांसदों की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। बीजेपी ने 30-30 मंत्रियों को उपचुनाव में उतार रखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जोड़ी किसी भी तरीके के समीकरण को हराने के लिए काफी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीर शेयर करते हुए कई सारे कैप्शन दिए हैं। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि डीजीपी को निर्देश उमर अब्दुल्ला ने शपथ लेते ही दे दिया। आपको बता दें कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ वैसे ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगभग आधे घंटे तक इंटरटेन किया, यानी उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सचिवालय पहुंचे और वहां पर डीजीपी की बैठक उन्होंने बुलाई। डीजीपी और पूरा पुलिस का महकमा मौजूद था। इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से साफ शब्दों में हिदायत दे दी गई है कि मुख्यमंत्री के लिए कोई अतिरिक्त इंतजाम ना किया जाए। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि जब मैं कहीं दौरा करने जाऊं तो हूटर बसती हुई लंबी लंबी गाड़ियां मेरे पीछे चले और लंबा सा काफिला चले। मैंने डीजीपी से बात की है, जब मैं सड़क मार्ग से कहीं भी जाऊं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर ना बनाए, यानी अलग से लोगों को दूर करके एक रोड को क्लियर करके यातायात के नियमों का उल्लंघन करके मेरे लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट ना हो। मैंने उन्हें सार्वजनिक असुविधा को कम करने और सायरन का उपयोग कम करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने बताया है कि डीजीपी से लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर भी रिपोर्ट ली गई है। कुल मिलाकर दोस्तों अब जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 9 साल के बाद चुनी हुई सरकार में आई है। तो देखते हैं मुख्यमंत्री की ओर से जो निर्णय लिए गए इसके बाद और भी क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और विकास कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जम्मू कश्मीर की जनता ने एक तरफा उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और पूरे एनसी गठबंधन को एक तरफा वोट दिया था और अब उनकी सरकार भी बन गई है। डिप्टी सीएम के तौर पर जम्मू कश्मीर के नेता को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के लोगों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए जम्मू क्षेत्र के जीते हुए उम्मीदवार को भी उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है, उनको भी शपथ दिलवाया गया है। साथ साथ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के
अंदर अमित शाह और बीजेपी के लोग इतनी बुरी तरीके से बेबस हो गए हैं कि अब उनको गठबंधन बचाने के लिए अपनी पुरानी बातें याद करवानी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीट बंटवारे को लेकर एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए समझाते हुए कहा कि हमने हार मान ली, आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, अब आपको जरूरी कदम उठाना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास मेजोरिटी होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री माना और इसीलिए एकनाथ शिंदे को कदम उठाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जानी चाहिए। इस तरीके से अमित शाह ने मैसेज भेजा है। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार अमित शाह की बेबसी नजर आ रही है, क्योंकि अमित शाह एकनाथ शिंदे गुट से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ सकते और इसीलिए एकनाथ शिंदे को पुरानी बातें याद करवा कर कह रहे हैं कि मेजोरिटी हमारे पास थी, फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। यानी अब पुरानी बातों को याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं अमित शाह, लेकिन क्या इससे कुछ हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके के गठबंधन में है, बीजेपी गठबंधन को बनाए रखने के लिए तमाम कोशिश करती आई है, लेकिन अब उसे पता है कि अगर वो ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता कब पलटी मार लेंगे कुछ अता पता नहीं है। यानी हो सकता है कि चुनाव के बाद दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी का पुरानी पार्टी में विलय करवाकर बीजेपी के साथ मोए मोए कर दे, यानी एक मजाक कर दे। यही बड़ा कारण दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सरकार में रहने के लिए झुक रही है और अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पुरानी बातों को याद दिलाकर ज्यादातर सीटों की अपील कर रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे सीटें देंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों साथ साथ बिहार के अंदर 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और जनसुराज के नाम से 1 साल से लगातार कार्यक्रम कर रहे प्रशांत किशोर का दावा है कि उनको लोगों ने जिताने का मन बना लिया है, इसीलिए अब उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के ऐलान की जानकारी सामने आ रही है। तरारी विधानसभा उपचुनाव से जनसुराज ने अपने उम्मीदवार के तौर पर श्री कृष्ण सिंह को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि प्रशासनिक सदस्य रहे हैं और आर्म्स फोर्सेस ट्राइब्यूनल के हिस्सा रहे हैं। 2014 से 17 के बीच में ऑपरेशन पराक्रम और मेघदूत में सियाचिन ब्रिगेड का नेतृत्व किया। 2001 से 3 के बीच में ऑपरेशन रक्षक में कुपवाड़ा डिवीजन को कमांड किया। लेह के ऑपरेशन मेघदूत और बादल फटने के वक्त आर्मी कॉप्स का नेतृत्व 2009 से 10 के बीच में उन्होंने किया था। अति वरिष्ठ सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी से भी उनको सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे नए नए उम्मीदवारों को लाकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जनसुराज के लोग। क्या इससे कुछ बदल पाएगा? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि तरारी विधानसभा में पिछली बार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अलायंस का हिस्सा सीपीआई एमएल को यह सीट गई थी और सुदामा प्रसाद यहां से चुनाव जीत गए थे। उनको 75,000 के आसपास वोट मिला था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नरेंद्र कुमार पांडे दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी के कैंडिडेट को मात्र 13,000 वोट यहां पर मिला था। तो इस सीट पर सीपीआई एमएल के फिर से चुनाव लड़ने और उनके जीतने की संभावनाएं हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। शासक कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में सीट शेयरिंग झारखंड में लगभग तय हो गई है। दोस्तों झारखंड के अंदर 81 सीटों पर चुनाव होंगे और कांग्रेस पार्टी 29 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 43 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल 5 पर और माले पार्टी को 4 पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। यानी मार्क्सवादी लेनिस्ट पार्टी को भी 4 सीटें दी जाएगी। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश प्रताप सिंह एक बार फिर से विवादों में है। दोस्तों आपको बता दें कि दिनेश सिंह अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से आते हैं और बीजेपी सरकार में मंत्री है। योगी सरकार में बयान देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कहते हैं कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी हो गई। इस तरीके के बयान पर सुप्रिया शिनेट की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि दिनेश सिंह आप निकम्मे मंत्री तो है ही, उससे ज्यादा घटिया इंसान है। ये भाषा किसी शालीन व्यक्ति की तो नहीं हो सकती। आपने न सिर्फ बल्कि भाजपा की असलियत और महिलाओं के प्रति गंदी सोच एक बार फिर उजागर कर दिया है। बीजेपी में जाने की पहली शर्त महिलाओं का तिरस्कार होता है और ये शर्मनाक स्थिति है भाजपा के अंदर। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के लोग भड़के हुए हैं, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत।